आपका एक बार फिर से YouTube चैनल 360 डिग्री जीएस में बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से नए वीडियो को लेकर आपके पास हूँ। और आज के वीडियो में फिर हम लोग जानेंगे ज़मीन सर्वे से संबंधित जो हमारे सवाल और जवाब हैं उनकी अगली कड़ी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ज़मीन सर्वे से संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न हैं, जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उसका सलूशन हमने उसमें जाना था और उसी की अगली कड़ी के तहत आज मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। तो पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया, तो आशा है कि इस वीडियो को भी आप अपना प्यार देंगे और यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सवाल है वहीं से शुरू होगा जहाँ पिछले वीडियो में मैंने समाप्त किया था। पिछले वीडियो का हमारा जो सवाल था अंतिम, जिसका जवाब मैंने छोड़ दिया था कि इस वीडियो में दूंगा, वो ये था कि दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है किसी ज़मीन का तो सर्वे में उसका क्या होगा। तो आज मैं आपको उसका उत्तर बता देता हूं कि यदि किसी ज़मीन का अगर केवाला या दस्तावेज है लेकिन दाखिल खारिज अगर नहीं हो पाया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस केवाला को दाखिल खारिज हेतु ऑनलाइन आवेदन कर देंगे ताकि दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हो जाए। और प्रक्रिया शुरू हो जाएगा तो कभी न कभी समय अनुसार उसका दाखिल खारिज हो जाएगा, क्योंकि सर्वे का जिस तरह समय सीमा बढ़ाया गया है या बढ़ाया जा रहा है, इतने समय में आपके ज़मीन का दाखिल खारिज भी आसानी से हो जाएगा। फिर भी अगर तब तक दाखिल खारिज अगर नहीं होता है तो सर्वे में इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि केवाला भी एक सरकारी प्रमाणिक दस्तावेज है जो सरकार के आधिकारिक स्टाम्प पेपर पर जारी किया जाता है, इसलिए यह भी आपके सर्वे में काम कर जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो आपको मैं बता दूं कि प्रपत्र 2 अर्थात स्व घोषणा जो प्रपत्र है उसमें रैयत के नाम वाले जो कॉलम है उसमें हिस्सा और अंश जो भी है वो लिखना अनिवार्य है क्या, या कई लोगों ने मुझसे पूछा। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल अनिवार्य है। हाँ, यह अनिवार्य है, क्योंकि प्रपत्र 2 जब आप देखेंगे स्व घोषणा प्रपत्र, उसका फर्स्ट कॉलम जब आप देखेंगे, आपके पास होगा भी, तो उसके देखेंगे फर्स्ट कॉलम में ही है रैयत का नाम एवं पिता के नाम। पिक्चर देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं हमारे वीडियो पे, इसी तरह का कॉलम बना है कि रैयत का नाम ब्रैकेट में हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। अगर इस तरह फॉर्म में लिखा है तो इससे आप समझ सकते हैं कि उसमें आपको अंश हिस्सा डालना है। इस तरह का कॉलम बना हुआ है, इससे नाम के साथ हिस्सा लिखना जरूरी है। और एक बात और, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके काम की चीज़ इसमें है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो। तो एक बात लेकिन सतर्क यह भी रहना है कि बाज़ार में इस तरह के कई सारे फॉर्म हैं जिसमें सिर्फ रैयत का नाम एवं पिता का नाम का कॉलम बना हुआ है, उसमें अंश या हिस्सेदारी की चर्चा नहीं है, इसे लोग छोड़ दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इससे सरकार के सरकारी वेबसाइट पर जो फॉर्म उपलब्ध है उसी के अनुसार जो फॉर्म है उसी को भर कर दें, ताकि आपका सर्वे में अच्छे से सर्वे हो पाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि सर्वे फॉर्म में जो ज़मीन भरकर आपने जमा किया है, खाता खसरा रकबा जो भी, वो सही सही चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, इसको कैसे पता करेंगे। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले आप कीजिए कि आप अपने मोबाइल में या आपके लैपटॉप में या किसी भी तरह का मोबाइल लैपटॉप है उसमें आप बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप, सरकार द्वारा जारी किया गया ऐप है बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए आप अपने मोबाइल में सबसे पहले, क्योंकि इस ऐप के माध्यम से आपको सर्वे के संबंधित सारी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेंगी। जैसे सर्वे में आपके गांव से कितने लोगों ने अभी तक प्रपत्र 2 या 3 भरा है, कितने लोगों का नापी हो गया है, कितने लोगों का सर्वे का डाटा रिलीज हो गया है, ये सारा डाटा आप इस ऐप से समय समय पर जान सकते हैं। इसके अलावा साथ ही जब सर्वे का सारा डाटा जमा हो जाएगा, सभी एंट्री हो जाएगा, तो उसके बाद प्रपत्र 7 में आप अपने ज़मीन का मिलान करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रपत्र 7 में टोटल डाटा लोड हो गया। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और कि अगर चैनल 360 डिग्री जीएस को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, जिससे कि ऑटोमेटिक हमारे सारा नया वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा, उसकी जानकारी मिलती रहेगी आपको बिना मेहनत कुछ किए हुए। अगले सवाल की ओर बढ़े तो आपको बता दूं कि अगला सवाल हमारा है, यदि सर्वे में आपके ज़मीन का नंबर, चौहद्दी, रकबा आदि अगर कुछ भी गलत एंट्री हो गया तो उसको कैसे सुधार सकते। तो आपको इस सवाल के जवाब में बता दूं कि सर्वे के बाद जो है, सर्वे जब हो जाएगा तो उसकी सभी नई जानकारी, जैसे नया खाता नंबर आएगा, नया खसरा नंबर आएगा, रकबा जो भी है वो आप प्रपत्र 7 में सरकार द्वारा उसको छापा जाता है और आप इस प्रपत्र 7 को देखकर इससे अपने ज़मीन का मिलान कर लेंगे। अगर यदि फिर भी कोई गलत एंट्री है तो आप प्रपत्र 8 में इसे भरकर सुधार कर सकते हैं, यानी प्रपत्र 8 से आप इसको सुधरवा सकते हैं।
क्योंकि प्रपत्र 8 जो है वो सुधार के लिए बना है। अगले सवाल की ओर बढ़ें तो सर्वे में अगर गलत एंट्री को सुधरवाने के लिए अर्थात प्रपत्र 8 जो भी अभी मैंने चर्चा किया है उसको कितनी बार भर कर दे सकते हैं, यानी कितनी बार सुधार के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक बार दिए नहीं हुआ, 2 बार दिए नहीं हुआ, 3 बार दिए नहीं हुआ, तो कितनी बार दे सकते हैं। तो आपको बता दूं कि प्रपत्र 7 से मिलान करने के बाद यदि कोई गलती रहती है तो आप प्रपत्र 8 में भरकर सुधार कर सकते हैं। ऐसा अभी हम लोग चर्चा किए हैं। लेकिन कितनी बार मौका मिलेगा, तो ऐसा करने का आपको 3 अवसर मिलेगा। 3 बार आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। अर्थात सर्वे के अंतिम प्रकाशन होने तक में रैयतों को 3 बार दावा आपत्ति करने का मौका मिलेगा। इस 3 बार में कैसे कैसे मिलेगा, तो इस 3 बार में जो है 2 बार शिविर कार्यालय स्तर से, यानी आपके प्रखंड में, अंचल में जो भी सर्वे कार्यालय बना है वहाँ से आप 2 बार दावा आपत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं सुधरता तो फाइनल और तीसरी बार आप यानी जिला मुख्यालय में जो बंदोबस्त पदाधिकारी हैं उनके स्तर से दावा आपत्ति का प्रावधान है। अगले सवाल की ओर बढ़े तो आपको बता दूं कि स्वघोषणा प्रपत्र जो है उसके समय हम लोग को कौन कौन सा दस्तावेज देना है। स्वघोषणा प्रपत्र के समय जो है इसके लिए इसका तो यहाँ क्वेश्चन मैंने डाला है, लेकिन इसका डिटेल वीडियो बिल्कुल 5-7 मिनट 10 मिनट का वीडियो आप मेरे पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें स्वघोषणा प्रपत्र के बारे में पूरा डिटेल से मैंने किस किस कागज़ की आवश्यकता है वो है। फिर भी मैं यहाँ पर बता दूं कि स्वघोषणा प्रपत्र है अर्थात प्रपत्र 2 जो है उसके साथ आप ज़मीन का रकबा है वो भरना पड़ेगा। चौहद्दी ज़मीन किस प्रकार का है, खाता संख्या, खेसरा संख्या, जमाबंदी संख्या यदि है, खतियान के नकल की छाया प्रति, केवाला की छाया प्रति इत्यादि कई सारे दस्तावेज हैं जो आप उसमें संलग्न करके आपको देना पड़ता है। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल हमारा है कि सर्वे कराने से जनता को क्या फ़ायदा है या घाटा है। जनता को फ़ायदा है या घाटा है, तो आपको बता दूं सर्वे कराने से जनता को और सरकार को दोनों को फ़ायदा है, दोनों को लाभ है। कैसे लाभ है, तो सबसे पहला लाभ यह है कि जनता के बीच ज़मीन विवाद जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा सर्वे के बाद, या बिल्कुल समाप्त हो सकता है ज़मीन विवाद। क्योंकि कोर्ट केस जो मैटर है उसमें से बड़ा हिस्सा जो कोर्ट केस का है वो ज़मीन विवाद के ही कारण होता है। अगला लाभ की बात करें तो अगला लाभ यह होगा कि आपकी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं इस ज़मीन के कागजी झंझट से बिल्कुल फ्री रहेंगी। जितना कागज़ पत्थर में अभी आप उलझे हुए हैं उनको ये सारा उलझन कुछ नहीं रहेगा, वो बिल्कुल फ्री रहेंगे इस सबसे। अगला, उनके समय में सारे ज़मीन का पेपर जो है वो अपडेटेड रहेगा, ऑनलाइन रहेगा और सही बिल्कुल हर जगह मौजूद रहेगा। जब वो जाएंगे तब उनको अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए अभी की जो हमारी मेहनत है, हम लोग की मेहनत, वो भविष्य के सभी लड़ाई झगड़ों विवादों को समाप्त कर देगी ज़मीन संबंधी। तो आने वाली पीढ़ियाँ जो है ज़मीन में न उलझ कर अपने कीमती समय को सही जगह पर उपयोग करेगी और प्रोग्रेस करेगी, और वो ज़मीन मुद्दे से बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। अगला जो अब हमारा सवाल है वो है कि नवासा वाला जो ज़मीन है, नवासा वाला ज़मीन आप समझ ही रहे होंगे, वो उसका सर्वे कैसे होगा, किसके नाम से होगा, किसके हिस्से में वो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको अब अगले वीडियो में दूंगा, चूँकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और आपकी क्यूरी जिज्ञासा बनी रहे। फिर आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने देखा, पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसी तरह इस वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।